नमस्ते। स्वराज आईएएस में आपका स्वागत है। इसके पहले जो है मेरी मुलाकात जो है आपसे या आप लोगों से, जब मैं सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो संभावित प्रश्न की जो श्रृंखला चला रहा था, मैंने भारत के संविधान को लिया था, मैंने भारत के इतिहास को लिया था, अर्थव्यवस्था भी लिया था, भारतीय भारतीय दर्शन भी लिया था, कला संस्कृति भी लिया था। उसमें काफी सारे लेक्चर हमने कवर किए थे। उद्देश्य एक ही था कि सीजीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा जो 22 फरवरी 2025 को होनी थी, जिसे कि आज 22 फरवरी 2025 है, प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुआ भी है। पेपर एक, पेपर दो, दोनों क्रम में है। तो जैसे कि जो है मेरा जो मानना था, जैसे कि जो मेरा मानना था कि अगर ठीक तरीके से पूरे सिलेबस को अगर हम वाइडली कवर करें और साथ में जो है अगर उसके हर टॉपिक के तो जितने भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक है, उसको अगर उसको सीरियसली अगर कवर किया जाए तो फिर प्रश्न बनते हैं। पेपर जो है वो सिलेबस के दायरे से ही पूछ रहा है ना। पेपर पेपर में जो प्रश्न है वो सिलेबस के दायरे से ही प्रश्न पूछ रहा है। बस थोड़ा सा ईमानदारी से जो है पूरे सिलेबस को और उसमें हर एक टॉपिक है उनको बहुत ठीक तरीके से ऑथेंटिक किताबों से पढ़ने की आवश्यकता है। मेरा जो पर्सनल जो है इंटेंशन ये होता है हमेशा कि अगर तैयारी हम एक प्रकार से सचमुच में कर रहे हैं अपनी पीएससी की या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो निश्चित रूप से इनको थोड़ा सा समय दे करके और सही तरीके से किया जाए, एग्जाम निकलता है, नो डाउट। हाँ, मगर जैसे कि इस बार का जो प्रश्न पत्र है सीजीपीएससी का, निश्चित रूप से जो है ये काफी बच्चों को जो है परेशान करने वाले होंगे, और विशेष रूप से उन बच्चों को जो सामान्यतः जो है अ, सतही तौर पे पढ़ के चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि हाँ कुछ बेसिक चीजों को और कर लिया जाए, मतलब सिंपल छटनी करके अगर कर लिया जाए तो वहां से एग्जाम निकाला जा सकता है। मगर एग्जैक्टली जो है कमीशन अब ये इस बात को स्थापित कर रहा है कि नहीं, ठीक से पढ़ने की आवश्यकता है। पूरे सिलेबस में जितने विषय है, सिलेबस में जितने सब्जेक्ट रहे, उनको ठीक से प्रश्न उनको पढ़ने की आवश्यकता है। और इसीलिए जो है अब देखो कोई इसे स्पेसिफिक, पहले संविधान से अधिक प्रश्न पूछते थे, थोड़ी संख्या इस बार कम हो गया है। इस बार पहले समानता जो है अर्थव्यवस्था प्रश्न जो है कम होते थे, इस बार इकोनॉमिक्स प्रश्न जो है ज्यादा मात्रा में है और बहुत डीपली प्रश्न भी है। तो इतिहास के प्रश्न पूछे हैं मगर बहुत बिखरा हुआ है। अब इसको जो है हमें कवर करना है, तो बहुत स्वाभाविक है पूरे सिलेबस को ठीक से पढ़ा जाए। और पूरे ठीक से अगर पढ़े होंगे पूरे सिलेबस को तो निश्चित रूप से जो प्रश्न पूछे हैं इस बार का सीजीपीएससी में, जो प्रारंभिक परीक्षा में जो है, जो पेपर एक में जो है, उसमें भाग एक के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं मैं, जो सामान्य अध्ययन का जो सेगमेंट है उसमें, तो संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं। मेरा जो 2013 से पढ़ाने का अनुभव है एकेडमिक फील्ड में, और 2026, तो मैं लगभग इतने समय से लगातार पढ़ा ही रहा हूँ। उसके पहले जो है मेरी खुद की पढ़ाई जो है लगभग 5-6 सालों तक दिल्ली में बड़ी संस्थाओं से पढ़ करके आया। उसके बाद ही लंबा समय तक मैं पढ़ा ही रहा हूँ। मेरे अनुभव में जो है मैंने बहुत सारे प्रश्न पत्र देखे हैं सीजीपीएससी और यूपीएससी के भी। मगर हाँ, ये जो प्रश्न पत्र है निश्चित रूप से कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है परेशान करने वाले हैं। इसके पहले जो है 2017, 18 और 19 के जो प्रश्न पत्र हुआ करते थे सीजीपीएससी का, लगभग इसी स्तर के प्रश्न हुआ करते थे। उस समय कट ऑफ जो है बहुत कम जाता था। निश्चित रूप से इस बार भी कट ऑफ बहुत कम जाएगा, तो बहुत स्वाभाविक है। मगर आज का जो मेरा पर्पस है, आज की इस सेशन का मेरा जो पर्पस है वह यहाँ है कि मुझे जो है एक संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं इस आज के जो पहला जो जीएस पेपर हुआ, और जीएस पेपर में जो है मतलब उसमें पेपर वन में जो है, जो भाग एक वाला हिस्सा है, मतलब नेशनल जीएस पोर्शन से संबंधित, उसमें से जो है संभावित प्रश्न के उत्तर, उसके जो प्रश्न है उनके संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं, मैं बहुत डिटेल में उस पर आज बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ उसमें एक उत्तर बताना है की पॉइंट के रूप में। बहुत डिटेल में जो है उसमें अलग अलग सब्जेक्टिव जब मैं कवर करवाऊंगा, उस पर जब कवर करूंगा उस पर, तो मैं उस पर बहुत डिटेल में बात करूंगा। उसकी तैयारी और भी हम बेहतर कैसे कर सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। ये तो प्रारंभिक परीक्षा है जिनके लिए बहुत अच्छी हुई है, निश्चित रूप से उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और जिनको लगता है कि हाँ बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं, दोबारा खुद को और समय देने की आवश्यकता है, तो ईमानदारी पूर्वक खुद का मूल्यांकन करके जो है अपनी परिस्थितियों अनुसार आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। तो सीधे चलते हैं हम प्रश्न की तरफ में। तो आज मैंने जो है इसमें एक तो सीधे तौर पे मैंने पीडीएफ लिया हुआ है एक्चुअल में,
जो मुझे जो है जहां से प्रश्न मिला हुआ है एक्चुअल में, तो मैंने एक सोर्स के रूप में उनको ये पीडीएफ मैंने उपयोग किया हुआ है। तो ये जो है इसमें प्रश्न जो है, हालांकि बहुत साफ तो नहीं हो पा रहा है, नहीं दिख पा रहे होंगे, मगर हाँ इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग स्पष्टता है। अब इसमें ये जो है शायद सी सेट है एक्चुअल में, सी सेट है इसमें। तो सी सेट के अकॉर्डिंग मैं इसमें ले रहा हूँ प्रश्न, उसी सेट में है ये। तो इसमें जो है प्रश्न, जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न, तो एक से लेकर जो 50 प्रश्न जो ले रहा हूं मैं, वो जीएस पोर्शन का। इसमें कुछ जो है साइंस के क्वेश्चन है, और कुछ जो है इसमें इन्वायरमेंट से संबंधित जो क्वेश्चन है, वो मेरे साथ में जो है सहयोगी जो क्रांति सर है उसने मुझे हेल्प किया है। और बाकी प्रश्न जो है इसमें लगभग, चूंकि जानते हैं कि मैंने इसमें काफी सेक्शन लिया हुआ है लेक्चर संभावित प्रश्न की श्रृंखला में, तो उसमें उस परिप्रेक्ष्य में मैंने खुद इसमें डील करूँ है ये। तो अब इसमें जैसे कि जो है पहला प्रश्न जो है यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रुपये का अवमूल्यन नहीं किया गया था। अब देखो, ये तो अच्छे से जानते हैं कि हाल ही में भारत में जो है जो रुपया का है, उनका बड़ी मात्रा में उनके मूल्य में गिरावट हुई है, 90-92 रुपए तक पहुंच चुका था $1 का मूल्य जो है। ठीक है, अब उसी परिप्रेक्ष्य में जो ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये मैं अपने जीएस मंथन प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था। अब देखो, ये प्रश्न जो है रुपये का अवमूल्यन, अभी मैं क्या अवमूल्यन क्या होता है इस पर डिस्कस नहीं करने वाला, सिर्फ उत्तर बताने वाला हूं। देखो, ये सबसे शुरुआती दौर में, आजादी के तुरंत बाद में हमने जो है 1949 में जो है रुपये का हमने मूल्यांकन, अवमूल्यन पहली बार किया था। उसके बाद जो है थोड़ी अर्थव्यवस्था और खराब होती चलेगी आगे काल में, तो उसमें 1966 में भी हमने उसमें अवमूल्यन किया था, उसके मूल्य को घटा दिया था एक प्रकार से। 91 में जानते हैं और अर्थव्यवस्था बहुत खराब हुआ, उस समय भी किया। मगर 1998 में तो हमने जो है एलपीजी मॉडल अपना करके आगे बढ़ चुके थे, हमने यहाँ पर जो है अवमूल्यन नहीं किया है। देखो, कॉमन अगर इंटेलेक्चुअल गेस भी करते हैं, अगर मान लो, तो इस प्रश्न को बनाया जा सकता है। तो सीधे पहले क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, और वो भी सीधे जो है डिवल्यूएशन से पूछ रहा है, मगर हाँ इसको कॉमन जो इंटेलिजेंस का उपयोग करके इनको बनाया जा सकता है, नहीं पढ़े हैं उसके बाद भी। तो पहले का उत्तर कौन सा आ गया? डी। दूसरा प्रश्न, ये तो बहुत ट्रेडिशनल प्रश्न है और इसके पहले भी कई बार पूछा हुआ है, तो इसमें कोई बड़ी जो है ऐसा माथापच्ची वाला काम नहीं है, इसने परेशान नहीं की होंगे। जोते हुए खेत के साक्ष्य, ये तो जो है मैं अभी जो जो मैं संभावित प्रश्न की श्रृंखला करवाया था, उसमें भी ये प्रश्न को मैंने लिया हुआ था, और लगभग देखो वही प्रश्न पूछ दिया गया है। तो ये तो बहुत स्वाभाविक है, जानते उत्तर उत्तर क्या होगा इनका? कालीबंगा। कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, में कूण वगैरह मिले हुए हैं, ये बहुत स्वाभाविक है। इसका उत्तर क्या आने वाला है? बी आने वाला है। उसी क्रम में जो है अगला प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न है, ये जो है निश्चित रूप से जो है हर एक बच्चे को परेशान किया होगा, हर एक बच्चों को परेशान किया होगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है जो अभी करेंट में भी सुर्खियों में है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये प्रश्न एक प्रकार से अगर देखा जाए, तो ये 2020 में जो केंद्रीय सांख्यिकी और जो कार्यक्रम क्रियान्वयन जो मंत्रालय है, 2020 में, 2020-21 की बात कर रहा हूं, क्योंकि उस समय कोविड वाला फेस चल रहा था, तो उसी समय जो है उन्होंने एक सर्वे, सर्वे का मतलब ये कि जो है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020-21 ये प्रकाशित किया था। ऐसे तो ये मंत्रालय जो है ये प्रत्येक वर्ष जो है ऐसा करता है, निश्चित रूप से करता है, हाफ एनुअल बेसिस पर भी होता है और तिमाही बेसिस पर भी होता है। मगर ये जो है पूछा हमसे कम से 2020-21 का पूछा हुआ है, जबकि अभी 2025 के भी आंकड़े आ चुके हैं हमारे पास में, मगर फिर भी प्रश्न पूछ दिया है। तो ये प्रश्न एक्चुअल में ऐसा है जिनको कॉमन इंटेलिजेंस का प्रयोग करके सिर्फ थोड़ा सा कॉमन गेस करना था, लॉजिकल गेस करके इस प्रश्न को बनाया जा सकता है, नहीं पढ़े हैं तो भी। मगर सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूछ क्या रहा है यही समझ में तो आना चाहिए पहले। अब देखो, भारत के आंतरिक प्रवासन की, देखो प्रवासन मतलब क्या है? प्रवास की बात कर रहा है ये, जैसे कि गांव से जो है शहर की तरफ, किस लिए? समातः रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए। एक गांव से दूसरे गांव की तरफ किस लिए? शादी ब्याह हो गया, प्रवास तो वहां भी है ना। ठीक है, कोविड के समय लोग जो है शहर छोड़कर गांव की तरफ भाग गए थे, वहां भी तो एक प्रवासी है। उसी परिप्रेक्ष्य में बात पूछ रहा है। अब 2020 के कोविड वाले टाइम को अगर ध्यान में रखेंगे, तो निश्चित रूप से ये प्रश्न बनाया जा सकता है। अब प्रश्न पूछा है, ग्रामीण शहरी धाराओं की निम्नलिखित चार प्रकारों पर विचार कीजिए। ये चार सेगमेंट, ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र को मतलब रूरल टू रूरल, इसकी बात कर रहा है।
और समर्था गेस करेंगे तो क्या गांव से गांव पलायन कैसे भाई? विवाह के बाद में क्या होता है? क्या होता है? सीधा पलायन एक गांव से दूसरे गांव में, यही तो हुआ समान है ना। तो ये समझो कि इनका संबंध सीधे तौर पे विवाह से संबंधित है। और हर वर्ष तो बहुत बड़ी मात्रा में विवाह होता ही है। तो सबसे अधिक पलायन अगर देखा जाए तो किससे? विवाह। कॉमन गेस कर सकते हैं। ये तो पहला सेगमेंट हुआ। दूसरा सेगमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र की ओर। मतलब ये एक्चुअल में ग्रामीण, रूरल टू जो है, रूरल टू अर्बन की बात कर रहा है। अब रूरल टू अर्बन की अगर देखा जाए तो किस लिए? समर्था जॉब के लिए, अच्छे रोजगार के लिए। समर्था बस एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं मैं। परसेंटेज पूछे, परसेंटेज बताऊंगा आगे मैं इसमें। उसके बाद शहरी क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र की ओर, मतलब इसमें जैसे कोई अर्बन है तो और अर्बन, अर्बन से अर्बन मतलब कि छोटे शहर से बड़ा शहर। क्यों? अच्छी संभावनाएं के लिए, सफाई के रोजगार के लिए, हाई स्किल्ड जो है जॉब के लिए, वहां भी स्किल्ड लेबर की बात हो रही है। उसके बाद शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्र की ओर, मतलब ये अर्बन टू जो है रूरल की बात हो रही है। किस समय? कोविड-19 के समय में ऐसे जो देखा गया है। तो अब देखो ये पूछा क्या है। अब ये तो समझ में आ चुका कि ये चीज पूछ रहा है हमसे ये। अब पूछ क्या रहा है? 2020-21 में आयोजित सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020-21 में दिए गए प्रतिशत के अनुसार, मतलब इस रिपोर्ट में जो है इस चारों के जो है अलग अलग आंकड़े आए हैं। जैसे कि विवाह संबंधी जो पहले वाला सेगमेंट बताया मैंने, ये जो है लगभग जो है ये 55% के आसपास। इसकी वजह से टोटल जो माइग्रेशन हुआ था उनमें से जो है 55% के आसपास माइग्रेशन जो है ये रूरल टू रूरल मतलब विवाह से संबंधित है। ये लड़कियों के विवाह के बाद सभाई के ससुराल जाएंगे तो उनका पलायन, प्रवासी तो हुआ एक प्रकार से ना। उसके बाद दूसरा जो है जॉब वाला बताया था मैंने, रूरल टू अर्बन जॉब के लेकर के ये, तो ये लगभग जो है 18.9% मतलब 19% मान के चलिए। तो ये वाला जो है सेकंड 55 से फिर 18 थोड़ा कम ही है। तो देखो एक नंबर में तो सबसे पहले क्रम में पूछा है इनको अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब ज्यादा से कम की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखने। देखो इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटी एक साथ पूछा हुआ है तो इसमें जो है, अब इसमें स्वाभाविक है इसमें एक नंबर जो है, ऐसा अगर देखा जाए इसमें एक नंबर जो है 55 तो यही सबसे दिख रहा है। इसका मतलब है कि बाकी सबसे अधिक सर्वाधिक अधिक कौन हो गए? एक नंबर वाला। ऐसे उत्तर निकाला जा सकता था। उत्तर यहाँ पर सी आने वाला था बहुत स्वाभाविक रूप से। इंटेलेक्चुअल गेस जो है ऐसा भी किया जा सकता है कि सीधे तौर पे जो है अब यहां से उत्तर मिल गया था तो इससे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सबको अभी देखते रहे। कॉमन गेस करके तो उत्तर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पर सी ही आएगा, मेरे हिसाब से उत्तर सी आएगा। और ऐसे अगर देखेंगे तो शहरी क्षेत्र से शहरी क्षेत्र के और जो प्रवास हुआ था वो लगभग जो है इसमें 15.9% मतलब लगभग 16% के आसपास था। और शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों को जो प्रवास हुआ था ये लगभग जो है 10% के आसपास था। परसेंटेज अगर देखेंगे तो लगभग इसी प्रकार का ही है। तो ये उत्तर कौन सा आ गया हमारा इसमें? सी। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। अब चौथा प्रश्न जो है ये भी जो है इकोनॉमिक्स से संबंधित है। इस बार इकोनॉमिक्स प्रश्न जो है ज्यादा पूछे ऐसा प्रतीत होता है। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी समिति राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम 2003 में संशोधन के लिए गठित की गई थी? देखो इस सब मैं संभावित प्रश्न करवा रहा था तब मैं उसमें एफआरबीएम एक्ट से संबंधित प्रश्न लिए थे, जिसमें राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा इनको कम करने की बात कही जाती है। तो स्वाभाविक है उसी संबंधित अभी पूछ रहे हैं, क्योंकि वो जो अधिनियम है एफआरबीएम 2003 में बनाया गया था संसद के द्वारा, 4 में लागू किया गया था, उसको फिर आगे चलकर उस समय तो बढ़ाया गया था, मगर उनको अब उस समय जब खत्म हो रहा था उनका जो टारगेट थे उनके बेसिस पर, तो आगे जो इसको रिव्यू करने के लिए मतलब फिर से उसमें संशोधन करने के लिए जो है एक कमिटी बनाया गया था। ये बनाया गया था उस समय जो है 2016 में, इनके सिंह कमिटी बनाया गया था 2016 में, जिसने अपना रिपोर्ट जो है 2017 में दिया था संशोधन के लिए। तो वो कमिटी का नाम था
कमेटी के जो अध्यक्ष थे एन.के. सिंह समिति, ये जो है उसने अमेंडमेंट करके जो है उसने नया विधेयक तैयार करने के लिए उसने उसको कमेटी को गठित किया गया था। तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा इसमें? बी। और बाकी केलकर वाला जो है तो कर सुधार से संबंधित, सी रंगराजन समिति ये भी जो है वो गरीबी से संबंधित है, नचिकेत मोर जो है ये तो वित्तीय समावेशन से संबंधित था। तो उत्तर कौन सा आएगा हमारा? बी। अब यहां जो है इतिहास का प्रश्न है ये, इब्न बतूता। अब देखो इब्न बतूता जो है ये तो जानते हैं बहुत पुराना जो है ट्रेडिशनल प्रश्न है कि ये जो है 1333 के आसपास में, 1333 के आसपास में जो है ये जिस समय दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था, माफ कीजिएगा मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है, इब्न बतूता। तो ये जो है कह रहे हैं अरबी भाषा में जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था दिल्ली सल्तनत में, तुगलक वंश में, उस समय ये इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था, अफ्रीका मोरक्को से। अरबी भाषा में उन्होंने किताब लिखा था जिसका नाम था रेहला। उत्तर कौन सा आ गया हमारा? रेहला, सी आया। बाकी जो है किताब उन तो जो है उसमें क्या बोलते हैं उनका, वो क्या नाम उनका, अलबरूनी का है। और ये चचनामा जो है पुराना एक उधर चाच वंश करके था, उसमें जिस समय वो मोहम्मद बिन कासिम जब आया था उस समय का था, ये सिंध क्षेत्र पर शासन करते थे, उसके परिप्रेक्ष्य में किताब लिखा गया था। तो यह उसका उत्तर कौन सा आ गया इसमें जो है? सी, रेहला। अब उसके बाद चलते हैं फिर छठवें प्रश्न। अब देखो ये प्रश्न भी सीधे तौर पर इकोनॉमिक्स से प्रश्न है। अब यहाँ जो प्रश्न है ये भी थोड़ा परेशान करने वाला ही है, ऐसा मान के चलिए। क्यों? क्योंकि पूछा कब का है? 2025-26 का बजट है। और ठीक है क्योंकि अभी हाल ही बजट तो अभी 26-27 के बजट तो अभी हाल ही में पेश किया है ना, तो प्रश्न नहीं बनाए इसके लिए, इसलिए पुराने बजट को पूछा है। अब पुराने बजट में क्या पूछा है? उसमें जो है निम्नलिखित घाटों के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब वो डिफिसिट को पूछ रखा है जीडीपी के परिप्रेक्ष्य में। देखो जब मैं संभावित प्रश्न करवाया था तो मैंने घाटे के बारे में मैंने काफी सारे प्रश्न कवर करवाए थे और प्रश्न पूछा भी है। और देखो बजट 2025-26 में ये पूछ रहा है जैसे कि अब वो चार यहाँ पर जो है घाटा दे रखा है। एक जो है प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय प्राथमिक राजस्व घाटा। अब पूछा इनका जो है आरोही क्रम में, जीडीपी के प्रतिशत के क्रम में आरोही क्रम में बताना है हमें। तो स्वाभाविक ये डेटा में जब पता होगा तभी तो हम आरोही क्रम में सजा पाएंगे, मतलब ज्यादा से क्रम में हम सजा पाएंगे। अब इसमें देखो अगर डेटा अगर देखो इसमें जैसे कि इसमें 4.4% जीडीपी का 4.4% जो है ये हुआ करता था। और इसमें जो है जो राजस्व घाटा है, राजस्व घाटा जो है ये 1.5% हुआ करता था। और इसमें जो है प्राथमिक घाटा जो है जो 25-26 के बजट में बात कर रहा हूं, इसमें जो है ये 0.1% का। और वैसे जो है ये जो प्रभावी राजस्व घाटा है ये 0.3% ये हुआ करता था। अब इनको अब सीधा जमा सकते हैं। अब सीधे जमाएंगे तो उसमें उत्तर क्या आने वाले हैं हमारे पास में कि सबसे अधिक कौन सा है इसमें? तो दो आने वाला है। पहले राजकोषीय घाटा 4.4%, उसके बाद फिर जो है 4 आने वाला है। तो 2 के बाद में कौन आ गया? 4। इसका मतलब उत्तर यही आने वाला है। अगर बाकी नहीं भी पता है तो भी यहां से उत्तर निकाला जा सकता है, मगर हाँ यहाँ पर गेस कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं टेली करके, तो उत्तर कौन सा आएगा हमारा? डी। तो इसमें जो है छठवें नंबर में उत्तर कौन सा आ गया? डी। अगला प्रश्न। अब ये जो है ज्योग्राफी का प्रश्न है एक प्रकार से देखा जाए तो, फिर मगर साइंस में भी इनको पढ़ा जाता है, मगर फिर भी जैसे कि पृथ्वी का वहां मॉडल जिसे कागज की एक सपाट शीट पर छोटे पैमाने पर दर्शाया जाता है, तो क्या कहा जाता है? ये बहुत सिंपल प्रश्न है ये। तो भाई कि हम जब कोई पृथ्वी को दर्शाएं जैसे कि, तो उसमें क्या करते हैं, सामान्य पेज में हम बनाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? समतल पृष्ठीय मॉडल, इसे कहते हैं समतल पृष्ठीय मॉडल कहते हैं। और यदि हम उनको थोड़ा सा ग्लोब 3D पोर्शन परिप्रेक्ष्य में बना रहे हैं तो उनको ग्लोब कह देते हैं, वो 3D वाला सेगमेंट होता है। तो यहां पर उत्तर कौन सा आ जाएगा इसमें? ए। अगला प्रश्न। और ये भी जो है साइंस के प्रश्न है, तो इसको चूंकि मेरा हाथ थोड़ा वहां पर तंग है इसलिए मैंने क्रांति सर का यहाँ पर हेल्प लिया है। तो उसमें मुझे बताया कि जब किसी धमनी से रक्त बलपूर्वक डाला जाता है तो उसके विस्तार की तरंग कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो वहां बताया गया है मुझे कि नाड़ी। इसका उत्तर क्या होगा? नाड़ी होगा इसमें। अब ये तो हो गया
8वें का उत्तर क्या है हमारे प्रश्न में? बी। अगला प्रश्न, ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इतिहास का प्रश्न है। अब देखो, निम्नलिखित ग्रंथों में से पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे कहा गया है? देखो, इसके पहले जब मैं भारत के इतिहास के संभावित प्रश्न करवा रहा था, मैंने काफी सारे प्रश्न लिया था। यहाँ तक कि कला, संस्कृति और साहित्य वाली किताब प्रश्न भी जब लिया था, उसमें मैंने बहुत सारे प्रश्न डिस्कस किया था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखो तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित ग्रंथों में से पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। अब देखो, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ की बात होती है तो इसमें वो भी पटुल पाली ग्रंथ, और पाली जानते हैं भगवान बुद्ध ने प्रयोग किया था अपने उपदेश के लिए। तो उसमें जो है एक तो विनय पिटक है, विनय पिटक है, विनय मतलब त्रिपिटक की बात कर रहा हूं। त्रिपिटक, और त्रिपिटक जानते हैं, त्रिपिटक का जो है इसमें, अब त्रिपिटक मतलब उसमें सूत्र पिटक है, विनय पिटक और अभिधम पिटक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म का आधार है एक प्रकार से। तो बहुत स्वाभाविक है ये सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाएगा ना। अब उसी में एक चीज को बस दे रखा है, क्या दे रखा है? विनय पिटक को दे रखा है। तो बहुत स्वाभाविक उत्तर इसका यही आएगा। हालांकि जो है दीपवंश, महावंश और जो मिलिंद पन्हो है, ये भी जो है पाली में रचे गए हैं। ये सभी के सभी एक्चुअली पाली में रचे गए हैं। मगर विशेष रूप से जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, जो मूल आधार ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, जो पाली में लिखा गया, वो कौन? विनय पिटक। हालांकि इसमें अभिधम पिटक और उसमें सूत्र पिटक भी है, ये बात भी ध्यान रखना। उत्तर कौन सा आ जाएगा 9वें नंबर में? सी। अगला प्रश्न, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आने वाली विभिन्न फसलों की संख्या क्या है? अब देखो, ये भी इकोनॉमिक्स प्रश्न है, एमएसपी। इसके पहले भी जब क्वेश्चन करवाया था तो मैंने उसमें डेटा तो मैंने डायरेक्टली नहीं लिया था, मगर हाँ इस प्रकार से मैंने डिस्कस किया था। अब देखो, अभी वर्तमान में भारत सरकार जो है कुल मिलाकर के जो है 23 फसलों का, मुख्य रूप से बात कर रहा हूं मैं, तो 23 फसलों का जो है, जो सीएसीपी होता है, उसके रिकमेंडेशन पर, कृषि लागत और जो मूल्य आयोग होता है उसके रिकमेंडेशन पर 23 जो फसल है, 23 जो फसल है उनका एमएसपी वहां घोषित करता है, उसका एमएसपी घोषित करता है। अब इसमें जो है पूछ रहे हैं कि इसमें स्थिति क्या है, इसमें उन फसलों की संख्या पूछ रहा है। अब पूछ रहा है जैसे कि 5 दालें हैं, 7 अनाज है, 7 तिलहनी, तो 7 चौन 14 और 14 5 कितना हो गया? 19, ये हो गया। अब इसके अलावा, अब देखो ये सही है कि नहीं, ये बात ये पूछ रहा है कि सही उत्तर का चयन करें। हाँ, 7 तिलहन होते हैं इसमें, सूरजमुखी वगैरह भी है, तिल वगैरह भी है, सरसों वगैरह भी है, वो सब मिला करके। अनाज में तो उसमें जानते हैं, उसमें चावल वाला मतलब उसमें इसका धान का भी होता है, गेहूं वगैरह बाकी और सब भी है। दलहनी में चना भी है, तुअर वगैरह भी होता है। तो कुल मिलाकर के हाँ इसमें 5 होता है, ये बिल्कुल सही है। 7 अनाज बिल्कुल सही है, तिलहन भी 7 होते हैं, ये बिल्कुल सही है। अब तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 19 हो गए। इसके अलावा ये 4 जो है नकदी फसल भी होते हैं, 4 नकदी फसल। जैसे कौन कौन सा? कपास तो नकदी फसल होता है, गन्ना होता है, जूट होता है और कोपरा होता है। तो कुल मिलाकर 23 फसलें। तो उसमें जो ऊपर यह प्रश्न दे रखा है, ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। मतलब उत्तर क्या आने वाला है इसका? डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध के अंतर्गत जल संसाधनों का लाभार्थी नहीं है? तो सरदार सरोवर बांध जो है जानते हैं कि नर्मदा नदी में है, और नर्मदा नदी में जो है इधर जो क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र मतलब गुजरात वाले हिस्से में, तो वहां पर जो है इनको बांध बनाया गया। देखो, अब इसमें जो है इसके लाभार्थी पूछ रहा है, उससे फायदा किसको मिलना है, किन किन राज्यों के मध्य उसमें समझौता होगा, उनकी बात कह रहा है। तो ये तो बहुत स्वाभाविक है। इस तरफ यहाँ पर जो है गुजरात है, राजस्थान है, और यहाँ मध्य प्रदेश, और साथ में इधर महाराष्ट्र। तो 4 राज्य है बेसिकली। तो इसमें पंजाब इसमें नहीं है, एक्चुअली वही पूछा, लाभार्थी नहीं है। मगर हाँ ये ध्यान रखने की, पर महाराष्ट्र भी है इसमें। तो उत्तर कौन सा जाएगा हमारा? सी। अगला प्रश्न, 12वें नंबर का, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, गोल्डन कोलिलेटरल नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनको नाम दिया गया था। 2000 में जो है, 2000 में जब उसमें वाजपेयी सरकार हुआ करते थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, उनके द्वारा जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ये गोल्डन कोलिलेटरल नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये शुरुआत किया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात कर रहे हैं। ये जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने के लिए किया गया। तो उत्तर कौन सा आएगा हमारा?
अगला प्रश्न। अब ये जो प्रश्न है एक्चुअल में दर्शन शास्त्र का है और दर्शन ही शुद्ध रूप से इसमें दिया है। हालांकि दर्शन के मैंने प्रश्न लिए थे इसमें संभावित प्रश्न श्रृंखला में, मगर हाँ उससे लगता है कि और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ज्यादा पढ़ने का मतलब उसके दायरा और बढ़ा कर देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जहां तक मुझे लगा कि हाँ उतने गहराई में कम से कम प्रीलिम्स से नहीं पूछेंगे, मगर हाँ वो एक कदम और आगे बढ़ गए। तो स्वाभाविक कि अगले बार जब हम संभावित प्रश्न श्रृंखला करेंगे, हम जो कुछ तैयारी करेंगे, तो बिल्कुल ये होना चाहिए कि देखो ये हमें प्रश्न का दायरा बता रहा है कि प्रश्न पीएससी कहाँ से पूछ सकते हैं, कितनी गहराई में पूछ सकते हैं। अब देखो दर्शन में प्रश्न पूछा है कि ज्ञान के निम्नलिखित स्रोतों में से किसने कुमारिल भट्ट स्वीकार करते हैं परंतु प्रभाकर स्वीकार नहीं करते। अब देखो ये शब्द अगर मान लो नहीं जानते हैं कुमारिल भट्ट कौन है, प्रभाकर कौन है, तो ये तो स्वाभाविक ही इसमें कुछ जू नहीं लगने वाले हैं ना। ये एक्चुअल में जो है मीमांसा दर्शन से संबंधित है, और मीमांसा दर्शन के जो है दो बहुत महत्वपूर्ण, ऐसे जानते हैं जेमिनी उसका जो है प्रवर्तक मानते हैं, मगर हाँ उसमें आगे जो उनके परंपरा में जो है दो बहुत महत्वपूर्ण उनके जो है अनुयायी हुए, एक कुमारिल भट्ट और दूसरा जो है प्रभाकर। अब इसके बारे में पूछ रहे हैं ज्ञान के लिए, ज्ञान के निम्नलिखित स्रोत, तो सभाई के उसमें प्रमाण के रूप में मानते हैं। प्रमाण का मतलब क्या है भाई, ज्ञान अगर किसी चीज का हो रहा है तो किस कैसे ज्ञान होगा, तो समानता जो है कोई चार्वाक जैसे कहते हैं जो दिख रहा है बस वही सही है, उनके एक ही चीज को मानते हैं। कुछ लोगों ने अनुमान भी उसमें मानते हैं, उसके बाद बाकी और भी होते हैं। तो उसी पर पेक्ष हम कह रहे हैं कि कुमारलील भट्ट स्वीकार करते हैं परंतु प्रभाकर स्वीकार नहीं करते हैं। अब देखो मीमांसा दर्शन जो है ऐसा है एक्चुअल में कि इसमें कुल मिलाकर एक्चुअल दर्शन में जो है कुल मिलाकर 6 प्रमाण माने जाते हैं। 6 प्रमाण, जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया, इसमें एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, दूसरा उसमें एक अनुमान अनुमान होता है जो प्रत्यक्ष के बेसिस पर अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा जो इसमें एक शब्द प्रमाण होता है, जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति ने बता दिया तो विश्वास करना पड़ता है। उपमान भी जो है उसमें एक प्रमाण के रूप में होता है, अर्थापत्ति भी होता है और अनुपलब्धि भी होता है। कुल मिलाकर 6 प्रमाण होते हैं। मगर यहां पर पूछ रहा है इस मीमांसा दर्शन के अंतर्गत कुमारिल भट्ट स्वीकार करते थे परंतु प्रभाकर स्वीकार नहीं करते। आई बिल्कुल सही बात है। तो इसमें जो है जो अनुपलब्धि है इनको जो है कुमारिल स्वीकार करते थे, मगर प्रभाकर इनको स्वीकार नहीं करते थे। ये एक्चुअल में अनुपलब्धि को जो है अलग से कोई प्रमाण नहीं मानते हैं, बल्कि ये एक्चुअल में जो है अर्थापत्ति में ही उनको सम्मिलित कर लेते हैं। इसीलिए जो है प्रभाकर जो है इस अनुपलब्धि को अलग प्रमाण के रूप में नहीं मानते हैं। ये इसी की बात पूछ रहा है कि कुमारिल भट्ट अलग से मानते हैं तो कुल 6 प्रमाण कहते हैं, जबकि प्रभाकर के अगर दृष्टिकोण से अगर सोचेंगे तो कुल मिलाकर कितने प्रमाण हुए, 5 प्रमाण की बात करते हैं। तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा, डी। अगला प्रश्न देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो ये एक में इस बार जो प्रश्न का जो कम से कम दायरा जो है वो बहुत सीधे तौर पे आपको संकेत कर रहे हैं कि भाई आप अगर अपनी पीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर दृष्टिकोण से सोचते हैं कि पीएससी हम ठीक ठाक कर ले, तो कम से कम सरकार की जो नीतियां किस तरह की है उनको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। और विशेष रूप से इसीलिए जो वर्तमान में भारत सरकार जो जो काम कर रहा है, राज्य सरकार जो जो काम कर रहा है, क्योंकि वहां से प्रश्नों की संख्या पूछ लगातार बढ़ते जा रही है। ऑफिशियल ऑफिशियल जो प्रश्न है, ऑफिशियल स्कीम है, नीतियां हैं, प्रश्न वहां से पूछे जा रहे हैं, उस पर नजर रखने की आवश्यकता है। विशेष रूप से मुख्य परीक्षा के लिए तो बिल्कुल नजर रखना चाहिए। उसी के परिप्रेक्ष्य में नीति आयोग द्वारा अपने राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक सूचकांक में निम्नलिखित सूचकांक में सम्मिलित निम्नलिखित में से कौन से 2 संकेतक यूएनडीपी द्वारा अपने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित नहीं किए गए थे। मतलब ये पूछ रहा है, देखो संभावित प्रश्न जब मैंने लिया था तो मैंने यूएनडीपी के जो है जो एमडीआई मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है उस पर मैंने क्वेश्चन बनाया था निश्चित रूप से। हालांकि हमने इस पर इसको काउंटर करके इसमें प्रश्न नहीं बनाया था मैंने, मगर हाँ उस दायरे को मैंने लिया था। अब देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पर, ये तो पूछ रहा है कि भाई यूएनडीपी जो है वहां भी एमपीआई जारी करता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक कहते हैं, वो भी जारी करता है। और उसी का देखे देखिए एक प्रकार से देखा जाए तो नीति आयोग भी जो है नेशनल जो है एमडीआई नेशनल जो है एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वो भी जारी करते हैं। मगर दोनों ने जो बेस लिया है
ठीक है, उनके जो सूचकांक लिया है उसमें अंतर है। जिससे कह रहे हैं कि यूएनडीपी जो है कुल मिलाकर यूएनडीपी जो है अभी जो है जो राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो है सम्मिलित उसमें उसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन से दो संकेतक यूएनडीपी सम्मिलित नहीं करते हैं। मतलब ये देखो यूएनडीपी जो है यूएनडीपी ये एक्चुअल में 10 संकेतकों का प्रयोग करते हैं अपना जो है एमपीआई बनाने के लिए। जबकि जो है नीति आयोग जो है वो जो नेशनल बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक जो बनाता है उसके लिए वो 12 जो है इंडेक्स का प्रयोग करता है, 12 जो है उसने बेस लेता है। ये तो कह रहे दो कौन है डिफरेंसेस में, उसमें वो यूएनडीपी सम्मिलित नहीं करता है और इस तरह नीति आयोग जो है उसमें सम्मिलित करते हैं अपना। उसी को पूछ रहा है अब कौन कौन है, ये जो है बैंक खाता और मातृत्व स्वास्थ्य, 1 और 2 उत्तर उत्तर आएगा। मतलब इसमें उत्तर क्या आने वाला है, ए, 1 और 2, ये दोनों जो है यूएनडीपी में सम्मिलित नहीं होता है बल्कि यहां पर इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। तो उत्तर कौन सा आ गया इसमें, ए। अगला प्रश्न, ये इतिहास से प्रश्न है और महाजनपद काल से प्रश्न है। यहां से मैंने प्रश्न लिया था तो स्वाभाविक इसको तो आसानी से बन जाना चाहिए। प्राचीन भारत में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, प्राचीन भारत में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस महाजनपद में सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगर अवस्थित था। तो बहुत स्वाभाविक है सरयू नदी के तट की बात हो रही है, मतलब वहां पर जो है अयोध्या की बात हो रही है और उसी को उस समय जो है अयोध्या नगर अवस्थित करके नाम दे रखा है। तो स्वाभाविक है, ये तो बहुत स्वाभाविक है। इसमें कोसला जो है उस समय एक महाजनपद हुआ करता था। हालांकि देखो ये एक्चुअल में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, इस समय 16 महाजनपद थे, उनमें से कोसल महाजनपद हुआ करता था और उसकी राजधानी तो अलग अलग अवधि में बदली भी हुई है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नगर जो है अयोध्या हुआ करता था जो उस सरयू नदी किनारे, ये उसी की बात पूछते। तो ये उत्तर कौन सा आ जाएगा सिद्ध तौर पे, बी। अगला प्रश्न, अब ये भी जो है फिर से जो है वही इकोनॉमिक्स प्रश्न है देखा जाए तो, मगर करंट से भी जोड़ सकते हैं इनको। अब देखो फिर से नीति आयोग, देखो नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट, वो जितनी रिपोर्ट पब्लिश करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको निश्चित रूप से देखने की आवश्यकता है। अब देखो नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, मतलब इसमें बताता है कि किस राज्य की जो है जो फाइनेंशियल स्थिति है अच्छी है किनकी खराब है, ये उसके परिप्रेक्ष्य में प्रश्न पूछा था। अब ये उसके परिप्रेक्ष्य में है। अब पूछा है 25 में निम्नलिखित राज्यों द्वारा प्राप्त शीर्ष स्थानों का सही क्रम क्या है। अब देखो सही क्रम शीर्ष स्थानों में, अब एक्चुअल में जो है इसमें जो क्योंकि इस इंडेक्स इस सूचकांक में जो है नीति आयोग जो जारी करता है इसमें वो अलग अलग कैटेगरी में जो है राज्यों को एक साथ राज्यों को रखता है। तो उनमें कुछ जो है जो अचीवर्स स्टेट होते हैं, जो जिसने ज्यादा अच्छा अपना स्वास्थ्य ठीक कर लिया है, मतलब फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत किया है, तो उनमें जो है 3 नाम अब यहाँ पर दे रखे हैं। उनमें प्रथम निम्नलिखित राज्यों द्वारा प्राप्त शीर्ष स्थानों का सही क्रम, देखो ये तीनों की तीनों जो है अचीवर्स की कैटेगरी में है, मतलब अचीवर्स कैटेगरी में उपलब्धि हासिल करने वाले। अब मगर ये पूछ रहे हैं कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, ये पूछ रहा है। तो भाई कि इससे तो डेटा देखना पड़ेगा, डेटा इसमें अगर याद है तो ठीक, नहीं तो अगर ऐसे भी याद अगर मान लो है तो ठीक। करंट अफेयर प्रश्न है ये, ठीक है। अब इसमें देखो उड़ीसा जो है ये 67.8% नंबर लेकर के आगे बढ़, सबसे आगे इसी यही रहा। अब इसी क्रम में जो है ये छत्तीसगढ़ हमारा, ये जो है 55 कुछ प्रतिशत इनका हिस्सा, इनका अंग मिला हुआ है, तो ये सेकंड नंबर में रहा। और गोवा जो है 53% के रूप में, मतलब इसमें जो है सबसे अधिक जो है सबसे पहले नंबर में अचीवर्स के कैटेगरी में इसमें आ गया उड़ीसा, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ और उसके बाद फिर गोवा, मतलब 3, 1 और 2, 3, 1 और 2, 3, 3, 3, 1 और 2, 3, 1 और 2, उत्तर आ गया इसमें बी। 3, 1 और 3 उल्टा हो गया, उत्तर आ गया हमारे साथ, उत्तर आएगा डी, 3, 1 और 2। तो एकदम समझ लो कि इनका उत्तर ऐसे देख रहे हैं ये। तो ये तो हो गया 16 प्रश्न। अब फिर से जो है प्रश्न इकोनॉमिक्स का है,
बजट से संबंधित फिर प्रश्न पूछ दिया है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार लघु उद्योगों के लिए संशोधित निवेश सीमा क्या है? देखो एक्चुअल में एक एमएसएमई एक्ट होता है और बहुत पहले तो 2006 में चलता था, बाद में कोविड के पहले और संशोधन किया गया था, उसके बाद फिर बाद में इसमें 25-26 के बजट में इसमें और संशोधन किया गया और संशोधन करके उसमें जो है जो सूक्ष्म जो है उद्योग और लघु उद्योग और मध्यम उद्योग उसके लिए जो निवेश की सीमा और उनका जो टर्नओवर जो होता है उसमें उसको बढ़ाया गया था। उसी परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है प्रश्न ये। करंट के भी कह सकते हैं इनको, प्रश्न जो है पिछले बजट का ही है। तो केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार लघु उद्योग, देखिए लघु उद्योग पर पूछ रहा है के लिए संशोधित निवेश सीमा क्या था। तो ये एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के लिए जो है पहले 10 लाख रुपए हुआ करता, 10 करोड़ रुपए हुआ करता था, माफ कीजिएगा, तो उनको बढ़ा करके जो है इस बजट 25-26 में जो है उस एमएसएमई एक्ट था उसको संशोधित करके जो है उनको 25 करोड़ किया गया था। उत्तर आएगा इसका बी। अब चूंकि मैं डिटेल अभी उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं तो सिर्फ आंसर बता के आगे बढ़ रहा हूं, तो उत्तर आ गया इसका बी। तो ये तो हो गया 17वां का प्रश्न। अगला प्रश्न इतिहास का प्रश्न है। इतिहास में अब देखो इसमें पूछा कनिष्क के दरबार में, कनिष्क मतलब वही कुषाण वंश के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने चौथा बौद्ध संगति भी करवाया था। उनके दरबार में जो है वसुमित्र वगैरह थे, उसमें अश्वघोष भी हुआ करता था और बहुत सारे लोग और भी थे, नागार्जुन भी उसी में से था, चरक भी कर सकते हैं, थोड़ा सा साथ में ही थे उसके आसपास में ही। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कनिष्क के दरबार की निम्नलिखित महान विभूतियों में से किसे भारत आइंस्टीन, भारतीय आइंस्टीन, आइंस्टीन भारती जानते हैं, एक तो आइंस्टीन जानते हैं इक्वल टू MC स्क्वायर वाला जो है वो फार्मूला दिया। और ये जो नागार्जुन है, ये नागार्जुन जानते हैं, ये तो नागार्जुन जिन्होंने माध्यमिक कारिता का जो है सिद्धांत दिया है बौद्ध महायान में, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। पारे को उसने जो है उपयोग कैसे कर रहे हैं ये भी सिखाया है। तो इसीलिए जो है इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, नागार्जुन को। ये जो है कनिष्क दरबार में हुआ। उत्तर आ गया इसका सी। अगला प्रश्न, मैं थोड़ा सा चाह रहा हूं कि जल्दी जल्दी इसको थोड़ा सा मैनेज कर लूं। अब प्रश्न जो है 19वें नंबर में, ये जो है अब यहाँ पर आया पॉलिटी का। देखो अभी तक कोई पॉलिटिक्स आए नहीं थे, मगर थोड़ा पहली बार देख के लगा खुश हुआ थोड़ा सा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस न्यायाधीश के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण किया जाता है, ये प्रश्न पूछा है। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि ट्रांसफर, मतलब हाई कोर्ट में जो है एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा, ये पूछ रहा है। तो इसमें सीधा मैं अभी उत्तर बता देता हूँ, वही आगे बढ़ना है एक्चुअल में। तो उसमें उत्तर कौन सा आएगा इनका, ये है बी, डी। मतलब इसमें अनुच्छेद 222 में प्रावधान है कि हाई कोर्ट के जो है जो न्यायाधीश है उनको दूसरे किसी न्यायालय में अगर ट्रांसफर करना हो तो फिर उसको अनुच्छेद 222 में जैसा प्रावधान लिखे उसके अकॉर्डिंग उनको ऐसा किया जाता है। तो ये तो हो गया 19 का उत्तर आ गया डी। अगला प्रश्न 6 नंबर का, ये जो है एक प्रकार से बीमारी से संबंधित है और ये जो है साइंस से संबंधित, साइंस के प्रश्न पे बेसिकली। सार्टर रोग किसके द्वारा होता है? देखो सार्टर रोग जो है एक्चुअल में या फिर कोई जो ऊन की फैक्ट्री जो है वहां पर काम करने जो मजदूर होते हैं, या फिर जो चमड़े की जो फैक्ट्रियां हैं जहां पर चमड़े कुछ सामान बनाए जाते हैं वहां पर जो काम करते हैं मजदूर, उनको जो है अक्सर ये बीमारी होती है, उसे बोलते हैं सार्टर रोग। उससे किस कारण हो रहा है भाई? ये एक्चुअली बैक्टीरिया की वजह से होता है। उत्तर क्या आएगा इसका, बैक्टीरिया। तो उत्तर बी का उत्तर कौन सा आ गया, सी। अगला प्रश्न, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। करंट भी काफी सुर्खियों में रहा है, पिछले 2-3 सालों से लगातार सुर्खियों में रहा है। और ये पहले भी प्रश्न पूछे हुए, इस बार ही प्रश्न पूछ दिया। विश्व के सबसे लंबी अटल राजमार्ग का सुरंग, लगभग 9-9.25 किलोमीटर के आसपास सुरंग बनाया गया है, जानते हैं हिमालय की किस पर्वतमाला में बनाई गई है? बहुत आसान प्रश्न है, पीर पंजाल पर्वतमाला, इसमें बनाया गया है। तो उत्तर कौन सा आ गया इनका, सी। अगला प्रश्न, तिलक मंजरी। ये देखो ये एक्चुअली इतिहास के प्रश्न भी कह सकते हैं, साहित्य के प्रश्न भी कह सकते हो। साहित्य से बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, 3-4 प्रश्न मैं देख चुका हूं इनमें, ये साहित्य से प्रश्न पूछे हुए हैं। अब यहाँ प्रश्न पूछा हुआ है, देखो इसमें प्रश्न पूछा है तिलक मंजरी। अब ये तिलक मंजरी जो है एक्चुअल में जो है ये बहुत महत्वपूर्ण साहित्य है और विशेष रूप से 11वीं सदी के आसपास में जो है एक परमार वंश हुआ करता था,
उस तरफ जो है मालवा वाले क्षेत्र में, जैसे कि भोज परमार, कहाँ भोज और कहाँ राजा, कहाँ भोज और कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये मतलब कहानी बताया था मैंने, संभावित प्रश्न श्रृंखला समझा रहा था उस टाइम पे। उसी परमार वंश की बात हो रही है। अब उस परमार वंश में जो है एक मुंज करके राजा हुआ करता था, उसके दरबार में जो है एक धनपाल करके जो है एक वहां पर एक साहित्यकार हुआ करता था, और उसी ने ये तिलक मंजरी ये किताब लिखा था। संस्कृत में लिखा था, संस्कृत में, संस्कृत गद्य काव्य का बहुत महत्वपूर्ण किताब माना जाता है तिलक मंजरी को। तो उत्तर कौन सा आएगा इनका? बी। अगला प्रश्न। अब देखो ये प्रश्न जो है कह सकते करंट के बेसिस पर है, पर इकोनॉमिक्स में भी ले सकते हैं, ज्योग्राफी में भी ले सकते हैं इनको। अब देखो भारत में राज्यों की सौर ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में, ठीक है, ये सोलर एनर्जी के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है, उनकी कैपेसिटी के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता, निश्चित रूप से थार का मरुस्थल पूरा पड़ा हुआ है, खाली है, तो बहुत स्वाभाविक है, वहां पर संभावनाएं बहुत ज्यादा है। जो जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है कहता है, मतलब नवनिर्मित ऊर्जा मंत्रालय जो है हमारे पास भारत सरकार का, वो उनकी रिपोर्ट बताता है कि सबसे अधिक जो है जो क्षमता है सौर ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में, वो राजस्थान जो है सबसे अधिक क्षमता रखता है। बिल्कुल सही है, तो ये पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, तो एक नंबर तो बिल्कुल सही है। दूसरा, सिक्किम में सबसे कम ऊर्जा क्षमता, नहीं, ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली सिक्किम नहीं, बल्कि जो है ये मंत्रालय अपनी रिपोर्ट में बताता है कि सिक्किम नहीं बल्कि वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा थोड़ा सा एक्चुअल में वो जो माउंटेन वाले एरिया है, तो वहां पर थोड़ी सी कह सकते हैं कि उसमें जो सोलर एनर्जी के लिए संभावनाएं कम है वहां पर। तो वो सिक्किम नहीं है, वो एक्चुअल में कौन है? त्रिपुरा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो उसमें कथन एक सही है, और कथन दो जो है, कथन दो गलत है। ये मतलब इसमें उत्तर क्या आने वाला है? बी। केवल कथन एक सही है। तो ये तो हो गया तेईस का एक, तेईस के बी। अगला प्रश्न थोड़ा जल्दी जल्दी में कवर करता हूं प्रश्नों को। फैक्ट्री चिमनी उत्सर्जन से धूल, कालिक और फ्लाई गैस कणों को निकालकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस प्रकार के बल का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है बहुत स्वाभाविक रूप से इसमें ये बहुत साइंस के प्रश्न है बेसिकली इसमें। तो ये मैंने क्रांति सर से हेल्प ली है, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ बी उत्तर इलेक्ट्रोस्टैटिक बल जो है काम आता है, उसके बारे में है ये। तो ये ध्यान रखने की 24 प्रश्न है, 24 नंबर जो प्रश्न है, फैक्ट्री चिमनी उत्सर्जन से धूल, कालिक और फ्लाई एश कणों के निकालकर वायु प्रदूषण कम करने के लिए किस प्रकार के बल का उपयोग किया जाता है? तो ये कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। देखो प्रश्न कितने दायरे में पूछ रहा है, देखो एग्जाम के लिए जो है इतना हमें अपने संकेत कर रहा है पीएससी जो है कि हम इतने दायरे में पढ़े लेकर के। अब उसके बाद देखो अगले प्रश्न जो है फिर से इतिहास वाला प्रश्न है ये। अब यहाँ इतिहास प्रश्न जो है ये बहुत इजी प्रश्न है देखा जाए तो, मगर बहुत इजी उनके लिए भी हो सकता है जो लगातार इतिहास को बहुत ठीक दायरे में पढ़ाओ तब की बात है। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं को तीन वर्गों में विभक्त करते हैं, बिल्कुल जानते हैं, अंतरिक्ष में, आकाश में और आकाश में, अंतरिक्ष में और पृथ्वी वाला। निम्नलिखित में से कौन से देवता पूर्णतः पृथ्वी वर्ग से संबंधित नहीं है? अब देखो अग्नि है, सोम है, बृहस्पति, ये तीनों जो है पृथ्वी में संबंधित थे। पृथ्वी खुद एक देवी रूप में, प्रजापति ये जो है यहाँ पृथ्वी से संबंधित डायरेक्टली नहीं। जानते उत्तर वैदिक काल में बहुत महत्वपूर्ण देवता था, तो ये उत्तर कौन सा आएगा इसका? ए। अगला प्रश्न। अब ये जो है समझो कि ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, देखा जाए तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। और करंट अफेयर्स का प्रश्न जो है इसमें इसमें जो है, अब इसमें ऐसा है कि जो पता है बस उसको सीधे मैच कर लीजिए, वहां से प्रश्न उत्तर निकाला जा सकता है। जैसे कि मुझे बहुत आसानी से अगर देखना हो इसमें, तो जैसे स्मृति मंधाना, तो ये मुझे मालूम है कि हाँ वो क्रिकेट से संबंधित है, तो ठीक है, इसमें दो नंबर में डी आने वाला है। इसका मतलब इसमें जो है ये कम से कम यहाँ पर जो है ए नहीं आने वाला है और डी नहीं आने वाला है, बी और सी में से कोई आएगा। वंदना कटारिया मुझे पता है कि वो हॉकी से संबंधित, मतलब 5 नंबर में ए आने वाला है। अब 5 नंबर में ए मतलब यहाँ पर जो है केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है। अब बाकी मुझे नहीं पता है, तो भी मैं उत्तर डी के साथ जाना चाहूंगा। ये एग्जेक्टिव उत्तर निकालने का ऐसा भी तरीका हो सकता है, और यही एग्जेक्टिव सही उत्तर है इसका। उत्तर कौन सा आएगा 26 नंबर में? बी। और बाकी उसके साथ मिलान कर सकते हैं, ये तो बहुत स्वाभाविक है। तो इसमें उत्तर कौन सा आ गया? बी। अगला प्रश्न। अब फिर से जो है संविधान का प्रश्न है, मगर
ये भी थोड़ा सा जो है बहुत टिपिकल प्रश्न दे रखा है, तो थोड़ा सा मुश्किल काम होती है इनमें से, मगर फिर भी ध्यान रखना है इनमें। अब देखो यहाँ पर प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। देखो संविधान में जो है एक अनुच्छेद है, संविधान में जो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 120। अब इस अनुच्छेद 120 में जो है ये बताता है, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 120 में जो है ये बताता है कि संसद में जो है प्रयोग करने वाली भाषा क्या होगी, ये बताता है। अब उसी में जो है आगे लिखा हुआ है, अनुच्छेद 120 में लिखा हुआ है कि उसमें अगर मान लो कोई अंग्रेजी भी नहीं बोल पा रहा है, हिंदी भी नहीं बोल पा रहा है, तो वहां जो है अपनी बातें जो है संसद में कैसे रखे, तो उनको सदन का जो पीठासीन अधिकारी होता है वो जो है उनको अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे देता है, और उनकी अनुमति से वो अपनी मातृभाषा में बातें कह सकता है। तो ये बातें जो है अनुच्छेद 120 में है। उत्तर कौन सा आ गया? बी। 27 का उत्तर आ गया 120। अगला प्रश्न देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कल्चर का प्रश्न है माने जाए इनको। भारत सरकार द्वारा किस भाषा को सर्वप्रथम भारत का शास्त्रीय भाषा रूप मान्यता प्रदान की गई? एक्चुअली देखो अभी वर्तमान में जो है हमारे पास जो है जो केंद्रीय संस्कृति जो मंत्रालय है, उसके अंतर्गत और भी संस्थाएं हैं, उनके द्वारा मतलब भारत सरकार के द्वारा कहा जाए, वर्तमान में कुल मिलाकर के 12 भाषाएं हैं जिनको जो है जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा है, वर्तमान की बात कर रहा हूं। मगर ये प्रक्रिया शुरुआत हो 2004 में शुरुआत हुआ, और 2004 में प्रश्न उसी संबंधित है पहले कि किस भारत सरकार द्वारा किस भाषा को सर्वप्रथम, अब कुछ 12 भाषाओं को दे रखा है, उसमें उसमें तमिल वगैरह भी है, अब तो खैर मराठी भी, और इस तरह बंगाली भी, पाली, मैथिली, ये सब भी सम्मिलित हो गया है, उड़िया भी है उसमें। तो पूरे की सबसे पहले किसको, तो सबसे पहले जो है ये एक्चुअल में तमिल को दिया गया था 2004 में, 2004 में तमिल को, और अभी तो बाकी सब है, इसमें नो डाउट करनी चाहिए। तो ये जो है उत्तर कौन सा आ गया इसमें? डी। अगला प्रश्न, अब ये जो प्रश्न जो है ये सीधे मैंने संभावित प्रश्न लिया था, वहां से समझो कि ऐसा मान लीजिए कि वहीं से प्रश्न है ये। तो क्योंकि मैंने सीधा ये प्रश्न बनाया था एक्चुअल में कि कौन सा दर्शन नास्तिक नहीं है, नहीं कहा जाता है। अब इसके कॉन्सेप्ट डिफिनेशन तो मैंने पूरा इसमें लंबा चौड़ा लेक्चर बनाया था, तो मैंने तो उसमें अभी डील करने वाला नहीं हूं मैं। तो कौन सा दर्शन नास्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन मतलब वही है ईश्वर को नहीं मानता है और वो परलोक में विश्वास नहीं करता, खाने पीने में बस मौज रहता है, वो कौन आ गया? चार्वाक दर्शन। उत्तर कौन सा आ गया हमारा? ए। अगला प्रश्न, ये प्रश्न फिर से जो इतिहास के प्रश्न आ गया, और थोड़ा लंबा प्रश्न है, परेशान करने वाला प्रश्न है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसमें। मगर हाँ ये प्रश्न बहुत आसान है, आसान इस वजह से है क्योंकि अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए और इतिहास को पढ़े होंगे तो बहुत कॉमन। देखो ब्रह्म समाज जानते हैं, राजा राम मोहन राय 1828, और जो जानते हैं उनके आत्मीय समाज, ये जो है 1815, राजा मोहन राय उसने ही स्थापित किया था। तो देखो अब यहाँ पर जो है ये तो दो चीज है। अब देखो उसके बाद साधारण ब्रह्म समाज, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। अब साधारण ब्रह्म समाज के बारे में अगर जानते होंगे तो ये जो है एक्चुअल में 1878 में 1878 में जो है ये जो है उसकी स्थापना किया गया था, आनंद मोहन बोस हुआ करते थे, उनके द्वारा स्थापित की। तो वैसे ही दक्षिण भारत में जो राजा राममोहन राय कलकत्ता में जिसने जो ब्रह्म समाज की स्थापना कर किया था, उसके प्रभाव में आकर दक्षिण भारत में उस समय मद्रास में, जो वर्तमान चेन्नई कहते हैं, वहीं पर दक्षिण भारत में जो है उस समय 1864 में 1864 में जो है यहाँ पर दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज स्थापित किया गया था। तो ये एक्चुअली इनका अब पूछा, इसी को पूछा कि स्थापना के वर्षों का सही अनुक्रम, यही पूछा हुआ है। अब देखो इसको अगर ऐसे अरेंज कर लेंगे तो क्या है, तो पहले नंबर में क्या आने वाले हैं? 4 नंबर पहले आने वाले हैं, इसका मतलब ए नहीं आने वाले हैं, डी नहीं आने वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जो है दूसरे नंबर में क्या आने वाले हैं? 1 नंबर आने वाला है। तो 4 के बाद में क्या आने वाला है? 1 नंबर आने वाला है। इसका मतलब जो है सीधा उत्तर ऐसे ही निकाला जा सकता है। उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारा? सी। अब बाकी अगर नहीं भी जानते तो कॉमन गेस कर सकते हैं। देखो यहां से प्रश्न को हल करने की ये भी तरीका मैंने बताया था कि प्रश्न को ऐसे भी हल किया जा सकता है। अगला प्रश्न,
अब ये जो है साइंस का प्रश्न है, ये साइंस का प्रश्न है, तो उसमें बहुत स्वाभाविक है, इसमें वृहद और चौड़े बेग की पट्टियां भार उठाते समय आराम और सहायता कैसे बेहतर बनाती है? तो इसका उत्तर जो है बहुत स्वाभाविक है, बैग द्वारा लगाया गया दबाव कम हो जाता है। बैग लटकाते हैं तो उसमें पूछ रहा है कि क्यों ऐसा जो है आराम और सहजता होता है, ऐसा क्यों कहे, कैसे है ऐसे? ये तो उसमें चौड़ी पट्टी होती है, जानते हैं, उसमें दोनों बैग लटकाते हैं, तो फिर तो उसी की बात पूछ रहे हैं, तो उत्तर कौन सा आएगा इसका? सी। अगला प्रश्न। ये जो है इन्वायरमेंट के प्रश्न भी कह सकते हैं, करंट भी कह सकते हैं। इन्वायरमेंट बेसिकली ये निम्नलिखित परियोजनाओं को भारत में उसके प्रारंभ किए जाने की कालानुक्रमिक कम। अब देखो यहाँ पर देखो, प्रोजेक्ट बाघ मतलब प्रोजेक्ट टाइगर जानते हैं 1973 का है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का है, प्रोजेक्ट लॉयन प्रोजेक्ट मतलब शेर ये जो है 1900 नहीं, इसको तो 2020 का है बेसिकली, ये 2020 का है। और प्रोजेक्ट चीता जो है 2022 का, जानते हैं उधर अभी चीता को लाया बसाया गया कानू वगैरह नेशनल पार्क में। तो इस क्रम में तो मतलब क्या है इसमें, 4 3 2 1 उत्तर आ गया डी। ये बहुत आसान प्रश्न है, ये बहुत आसान प्रश्न देखा जाए तो वो चरवाक वाले प्रश्न भी बहुत आसान था। तो इसका उत्तर कौन सा आ गया? डी। अगला प्रश्न, ये भी जो है बहुत आसान प्रश्न है कहा जा सकता है इनको, क्योंकि ये ट्रेडिशनल प्रश्न है बेसिकली, ये में बहुत ज्यादा कुछ परेशान होने की बात नहीं है। ज्योग्राफी प्रश्न तो ऐसे भी थोड़ा सा आसान है, और यहाँ पर ये बड़ी बड़ी नदियां पूछ रहे हैं। आप जैसे क्या पे सुमिलित करना है सीधे तौर पे, और इससे तो प्रश्न कांति सर काफी सारे करवाए हैं मेरे ख्याल से ये। तो सिंधु की सहायक नदियां जो है जानते हैं कि तो चेनाब नदी है, बहुत बेसिक है। गंगा की कोसी सहायक नदी है, बहुत बेसिक जानते हैं ऑलरेडी इसमें। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है सुबनसिरी है, ये भी जानते हैं। और मेघना की सहायक नदी है जतिंगा, छोटी नदी है उस तरफ, जो थोड़ा दक्षिण दक्षिण जाते हैं बांग्लादेश में, तो वहाँ पर एक छोटी सी नदी मिलती है जतिंगा। तो अब देखो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, ए में क्या आने वाला है? 4 नंबर। तो ए में क्या आने वाला है? 4 नंबर, मतलब बी से नहीं आने वाला है, तो ए और डी में से कोई ऑप्शन हो सकता है, ठीक। अब उसके बाद देख लेते हैं, चलो गंगा में 2 नंबर, मतलब बी में 2 नंबर आने वाले हैं, तो बी में 2 नंबर, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते अभी, यही ऑप्शन निकाल सकते। अब सी में देख लेते हैं, गंगा में सी में ब्रह्मपुत्र, मतलब ब्रह्मपुत्र में क्या आने वाला है? 1 नंबर, सी में 1 नंबर आने वाला है। तो अब यहाँ पर उत्तर ये तो नहीं है, मगर हाँ ये अब उत्तर आने वाला है इसका डी। इसका मतलब उसका उत्तर क्या आ जाएगा इसमें? डी। उत्तर आ गया डी। देखो प्रश्न को ऐसे मिलाया जा सकता है इनको, तो ऐसा का सब कुछ नहीं पता है तो भी इसको थोड़ा मैच करके बनाया जा सकता है ये। तो ये हो गया उसका उत्तर 33 का डी। अगला प्रश्न, किस वित्तीय वर्ष से बजट में व्यय के योजनागत योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध वर्गीकरण को समाप्त कर दिया? देखो जब बजट वाला सेगमेंट जब लिया था मैंने संभावित प्रश्न श्रृंखला में, उसमें बताया था मैंने ये। तो उसमें एक्चुअल में जो है देखा जाए तो अभी एक्चुअल बजट में जो है, बजट को जो है जब प्रस्तुत किया जाता है उसमें राजस्व बजट और पूंजीगत बजट दो फॉर्म में होंगे। स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, पहले इनको जो है आयोजनागत बजट और गैर आयोजनागत बजट के रूप में भी, मतलब आयोजनागत खर्च और गैर आयोजनागत खर्च ऐसे भी क्लासिफाई करते थे ये। मगर इनको जो है जिस समय जो है अरुण जेटली साहब वित्त मंत्री थे, हालांकि तो अब नहीं रहे हैं वो, अब नहीं है एक्चुअल में, तो वो उस समय 2017 की बात कर रहा हूं मैं। तो उस समय जो है 2017-18 के बजट में जो है उन्होंने जब ये बजट प्रस्तुत किया था, तो उसने ये जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और जो प्लान एक्सपेंडिचर का जो कॉन्सेप्ट था उसको समाप्त करके उसने रेवेन्यू और कैपिटल में ही बस बजट पेश किया था। तो ये पूछ रहा है कि किस वर्गीकरण को समाप्त कर दिया, कब से? 2017-18 वाले सेगमेंट। उत्तर कौन सा आ गया? सी। 34 का उत्तर कौन सा आ गया? सी। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध तथा नहरों का निर्माण किया था? ये मैंने संभावित प्रश्न की जब श्रृंखला लिया था उसमें मैंने लिया था ये प्रश्न लिया है, मुझे परफेक्टली याद है ये जो प्रश्न है एक्चुअली में देखो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अब विजयनगर साम्राज्य में जो है एक संगम वंश था, एक सालू वंश, तुलु वंश और अरवेडु बताया था मैंने। उसमें संगम वंश में देवराय प्रथम बहुत महत्वपूर्ण शासक हुआ करते थे। इसी के शासनकाल में इसी के शासनकाल में जो उन्होंने जो तुंगभद्रा नदी है वहां पर उसने एक बांध बनवाया था, और वहां से जो है नहर निकाल करके उसने अपने विजयनगर तक उसने पानी लेके आया था। ये जो है देवराय प्रथम हुआ करते। उत्तर कौन सा आएगा इसका? ए। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व जो है उपधातु, देखो ये भी वर्तमान में ये सिलिकॉन वगैरह काफी सारे न्यूज में है, जो कि ये चिप्स बनाने वाला प्रोसेस चल रहा है। इधर इम्पैक्ट एआई इम्पैक्ट समिट भी हुआ था, तो उस परिप्रेक्ष्य में सिलिका जो है बहुत न्यूज में रहा है। और यही पूछ रहा है कि उपधातु कौन सा है, तो सिलिकॉन एक्चुअल में क्या है, एक उपधातु है। उत्तर कौन सा आ जाएगा इसका, बी। अगला प्रश्न, ये तो एक प्रश्न थोड़ा बहुत बहुत इजी प्रश्न है ये। अभी हाल ही में जानते हैं कि इसमें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र शांति विधेयक कुछ से पहले भी पार्लियामेंट में पारित हुआ है ये, किससे संबंधित, परमाणु ऊर्जा से संबंधित। ये बहुत आसान प्रश्न है देखा जाए तो वो, तो ये जो है बहुत इजी प्रश्न है, एक प्रकार से लड्डू में परोस दिया है, थाली में रख करके लड्डू परोस दिया है, ऐसा मान के चलिए कमीशन ने आपके लिए। तो उत्तर कौन सा आ गया, ए। अगला प्रश्न, अब ये जो है बहुत कह सकते हैं इतिहास का है, मगर बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, और ये प्रश्न पूछने चाहिए एक्चुअल में, मगर ये बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और मैं प्रश्न बनाता हूँ, उस फॉर्मेट में बनाया गया है, लगभग वैसी प्रश्न है ये। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878। वर्नाकुलर मतलब एक प्रकार से प्रेस पर पाबंदी लगाने के लिए जो है ब्रिटिश एरा में 1878 में जो है ये प्रश्न उसमें अधिनियम बनाया था। किस संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पर 3-4 स्टेटमेंट, मैं तो अभी इतना इतना मैंने हद नहीं किया था, यहाँ पर पीएससी तो हद किया है, 4-4 प्रश्न पूछ रहे, 4-4 स्टेटमेंट दे रखे हैं लंबे लंबे, पर कि यहाँ वायसराय लॉर्ड रिपन के समय पारित हुआ था, गलत कह रहा है भाई। उस समय देखो यहाँ पर एक्चुअली देखो, कमीशन ने क्वेश्चन जितने सेट किया है, क्वेश्चन सेटर ने एक्चुअली क्या किया है, ये रिपन नहीं था बल्कि रिटर्न हुआ करता था, और ये एक्चुअल में जो लॉर्ड रिटर्न जो है इस समय हुआ करता था, ये उल्टा कर दिया है। देखो ये कह रहे कि यहाँ वायसराय लॉर्ड रिपन के समय पारित हुआ था, ऐसा नहीं है। ये जिस समय लीटन हुआ करता था, लॉर्ड रिटन रिपन के पहले, उसके समय पारित हुआ था। पहली स्टेटमेंट गलत, दूसरी स्टेटमेंट इसे वायसराय लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दी, ऐसा नहीं है, इसको लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था, ये भी स्टेटमेंट गलत। तो 1 और 2 नंबर बिल्कुल गलत हो गया। तो अगला इसमें क्या है, तो 1 और तो सही विकल्प क्या है पूछ रहा है। अब 1 और 2 गलत हो गए हैं, 1 और 2 गलत हो गया है, इसका मतलब ये है कि ये तो सही विकल्प पूछ रहे हैं ना, तो फिर ए तो नहीं आने वाला है। 1 और 2 गलत हो गया, इसका मतलब यहाँ पर सीधा उत्तर क्या आएगा, बी। अब उसको बाकी 2 नहीं भी जानते हैं तो भी उत्तर निकाला जा सकता था। तो कॉमन सेंस का प्रयोग करना है, इसलिए इसलिए क्वेश्चन जैसे जितना ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे आपको आइडियाज मिलेंगे, ये चीजों ऐसे होती है ये। देखो एक ही चीज बस जानने थे मेरे, तुमने किसके समय पारित हुआ था और किसने समाप्त किया था। अब बाकी तो उसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जैसे कि यहाँ गेंगिंग एक्ट, मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहते थे इनको, बिल्कुल सही है। यह कानून देशी समाचार पत्र की विशेष तौर से अमृत बाजार पत्रिका, बंगाल में उसमें प्रकाशित होता था, हिंदी में प्रकाशित होती थी पहला, ये रातों रात उसने जो है खुद को अंग्रेजी में बदल दिया, बंगाल अमृत बाजार पत्रिका। उत्तर इसमें क्या आ जाएगा, बी। 3 और 4। अगला प्रश्न, अब ये जो है करंट के प्रश्न है, और करंट में जो है ये हाल ही में जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो है जो नवनीकृत ऊर्जा मंत्रालय है, मतलब नवनीकृत ऊर्जा मंत्रालय है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, उसने बताया था कि एक्चुअल में कि हमारा जो है जो स्वच्छ ऊर्जा की जो क्षमता है उसकी क्या स्थिति है। और उसमें यहाँ पर देखो इतने लंबे लंबे डाटा दे रखा है, तो समानता डेटा दे रखा है, अगर वो भी इतने लंबे लंबे, तो ये समानता जो है ऐसा ट्रेंड रहता है कि वो डेटा जो है समानता सही होता है, समानता सही बात कर रहा हूं मैं। और संयोग से जो है यहाँ पर जितनी भी दे रखा है, जैसे कि जैव ऊर्जा में स्थापित क्षमता जो है 11.61 गीगावाट हो गई है, लघु जल विद्युत क्षमता में 5.6% 6 गीगावाट हो गया है, बृहद जल विद्युत क्षमता 50.91 गीगावाट हो चुका है, और सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 135 गीगावाट हो चुका है। ये चारों के चारों बिल्कुल सही है। हाल ही में जो है रिपोर्ट जारी किया गया है नवनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, तो इसमें सभी के सभी बिल्कुल सही है। उत्तर कौन सा है इनका, डी। अगला प्रश्न, ये जो है बहुत सुर्खियों में रहा है पूरे साल भर, और इसी वजह से प्रश्न पूछ भी रखा है। देखो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 के अंतर्गत भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम की अनुशंसा के लिए गठित समिति 3 सदस्य समिति में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री इसमें होते हैं, काफी समय तक उसमें
इसमें काफी चर्चा में रहा। उस समय कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जो है उसमें काफी विरोध भी किया था इस चीज का, और इसमें काफी विवाद भी चला है। तो प्रधानमंत्री इसमें तो होते ही है। इसमें पहले सीजीआई हुआ करते थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश पहले हुआ करते थे, मगर इस अधिनियम में उनको संशोधन किया गया था, तो ये जो है वहां पर नहीं, ये समिति के मेंबर नहीं बनाए गए, बल्कि प्रधानमंत्री होते हैं और उसमें लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, और प्रधानमंत्री के नामित कोई एक केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री उसके मेंबर होते हैं, 3 मेंबरों में से, और उससे फिर वो रिकमेंड करते हैं राष्ट्रपति को इलेक्शन कमीशन के लिए। इसमें जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित नहीं होते। उत्तर कौन सा आ गया? बी। अगला प्रश्न, ये तो करेंट के प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या था, मतलब थीम पूछ रहा है, और ये तो बहुत स्वाभाविक जानते हैं 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वो 1972 से मनाया जा रहा है। उसका इस बार का जो इसमें इनका जो थीम था इस बार का, वो था इसमें इनका थीम था इस बार का इनमें कि प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान को लेकर के। प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान का मतलब जानते हैं कि इसमें ये प्लास्टिक वाला बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसीलिए जो इस बार का जो पर्यावरण का थीम रखा गया था विश्व पर्यावरण दिवस पर, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान को लेकर के। तो उत्तर कौन सा आ गया? बी। अगला प्रश्न, ये इतिहास का प्रश्न है, देखा जाए तो कला संस्कृति में भी ले सकते हैं, मगर हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, इसको डिस्कस भी किया था मैंने। किस कालखंड की कला का प्रधान केंद्र खजुराहो था? खजुराहो जानते हैं, उसमें बहुत सारे मंदिर है, उसमें घोरम तो जानते हो, उसी के प्रतीक, उसके प्रतीकात्मक रूप भी है। तो खजुराहो में जो है 64 योगिन मंदिर भी है, काफी सारा मंदिर है उसमें। और वो मंदिर एक्चुअल में जो है चंदेल वंशी शासक वहां पर शासन करते थे, उसके शासन काल में, वही 11वीं 12वीं सदी के आसपास बनाए गए हैं ये। तो उत्तर कौन सा आएगा? चंदेल कला का है वो, चंदेल काल में, चंदेली शैली कह सकते हैं उनको वो। तो उत्तर आ गया ए, 42 का। अगला प्रश्न, ये जो है तो फिर साहित्य का प्रश्न है। देखो साहित्य की इसलिए लगभग 4 से 5 प्रश्न साहित्य से पूछे इस बार ये। इतिहास से जोड़ देंगे तो भी फिर साहित्य से कम 5 प्रश्न तो पूछे हुए। अब 5 प्रश्न मतलब 10 नंबर की बात होती ही है प्रश्न अगर बनते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे दिए गए ग्रंथों में से संस्कृत भाषा में रचित वह कौन सा ग्रंथ है जिसे बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है? देखो ये थोड़ा सा प्रश्न भी विवादास्पद हो सकता है, विवादास्पद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मगर देखो मैं अपनी नॉलेज में जितना बता रहा हूं मैं, कि संस्कृत भाषा में एक्चुअली देखो समाता जो है, जो बौद्ध धर्म में जो जितनी भी ग्रंथ है, मतलब जब कह सकते हैं कि जो चौथी बौद्ध संगति नहीं हुआ था, उसके पहले जितने ग्रंथ लिखे गए बौद्ध धर्म के, सब पाली भाषा में लिखे गए हैं। चौथी बौद्ध संगति के बाद जो है जो कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं उसको संस्कृत में लिखा गया। तो अब यहां पर जैसे कि इसमें क्या है, जैसे कि दीप विनय पिटक, इस त्रिपिटक जो पाली भाषा में लिखा गया उसकी बात है, तो ये तो इसमें नहीं आने वाला। मतलब एक्चुअल में ये दीपवंश, महावंश प्लस जातक कथा, ये तीनों के तीनों जो है पाली में लिखे गए, ये तीनों के तीनों पाली में लिखे गए। ये वैपुल्य सूत्र जो है ये एक्चुअल में संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है, इसमें जो है संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। अब संस्कृत में लिखा गया है एक्चुअल में, और इसमें जो है एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें भगवान बुद्ध के जो उपदेश है उसको इसमें लिखा गया है। हालांकि बहुत एग्जैक्टली अगर ये कहा जाए कि इसमें उसके नियमों का वर्णन है तो ठीक है, मगर इनको माना भी जा सकता है। मगर हाँ ये ध्यान में रखना है कि हाँ वैपुल्य सूत्र जो है ये जो है बौद्ध धर्म का संस्कृत में लिखा गया बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। भगवान बुद्ध के उसमें उपदेश है, उसके लिए स्वाभाविक है आचरण के नियम भी इसी में है कुछ रूप में। तो उत्तर कौन सा जाएगा हमारा? ए। अगला प्रश्न, अब ये जो है प्रश्न है, अभी जो मान के चलो इकोनॉमिक्स की प्रश्न है, बेसिकली ये इकोनॉमिक्स प्रश्न है ये। तो किसानों की आय दोगुना करने संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब देखो एक्चुअली जब मोदी सरकार जब आया था तो उसने बहुत सारे, उसने जो है बहुत सारे प्रॉमिस किए थे। 2019 तक जो है भारत को स्वच्छ बनाना है, स्वाभाविक है बनाया है, काफी सारा हद तक काम किया है। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना, इसके लिए एक कमिटी बनाया था, उसी के प्रश्न पूछ रहा है। उसके लिए कमिटी बनाया था अशोक दलवाई की अध्यक्षता में, ये कमिटी बनाया था।
और इसको जो है अपना रिपोर्ट दे करके फिर फाइनली 2022 तक कैसे किसानों की आय को दोगुना करना है वो रणनीति उनको बताना था। उसने रिपोर्ट दिया भी था, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए सरकार ने जो भी किए। मगर अभी ये प्रश्न से मतलब है, तो प्रश्न उत्तर कौन सा आ गया हमारा? सी। और बाकी तो ठीक अलग वजह से सुर्खियों में रहता है, पर अभी उत्तर कौन सा आ गया हमारा? सी। 44 का उत्तर आ गया सी। ये संविधान का प्रश्न फिर आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी प्रश्न है भी है, देखा जाए तो ये बहुत इजी प्रश्न है। ये मैंने क्वेश्चन में भी लिया था संविधान में संभावित प्रश्न की। तो भारत के संविधान में संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान की इस अनुच्छेद के अंतर्गत साधारण कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर। ये बहुत इजी प्रश्न है और मुझे लगता है कि पीएससी में जो भी एग्जाम दिया होगा, जो थोड़ा बहुत भी संविधान पढ़ा होगा, तो इस प्रश्न गलत नहीं किया होगा। उत्तर कौन सा आ गया? ए। भाग 12 में जानते हैं अनुच्छेद 301 के अंतर्गत ये प्रावधान है। तो उत्तर कौन सा आ गया? 45 का ए। 4 प्रश्न बस और ले रहा हूं मैं, 50 तक बस मुझे लेना है इसमें, बाकी फिर वर्मा सर डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ क्वेश्चंस को। तो अभी 46वां प्रश्न, शैल निर्माण के संदर्भ में प्लास्टोसिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखो ये एक्चुअल में जो है ज्योग्राफी का बेसिक, जो बहुत बेसिक प्रश्न पूछ रहा है ये। देखो ज्योग्राफी को भी किस दायरे में प्रश्न पूछा, देखो ये कमीशन के इंडिकेशन है कि भाई यहां तक जाके पढ़िए, ये सीधे ही स्पष्ट इंडिकेशन है ये। इस दायरे तक प्रश्न पूछा है, शैल निर्माण संदर्भ में प्लास्टोसिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये एक्चुअली में सर चार्ल्स लॉयल हुआ करते थे। इसने जो है प्लास्टोसिन शब्द का प्रयोग किया था। उस समय एक चट्टान तो नया नया बना था, उस समय नया जीवाश्म उसमें मिला था, उसको नाम दिया था प्लास्टोसिन। तो ये उत्तर कौन सा आएगा इसका? ए। अगला प्रश्न, ये करंट का प्रश्न है और ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे गेस भी किया था मैंने, स्वाभाविक है, बहुत अच्छा से गेस किया था, बहुत इजीली भी गेस किया था कि हाँ ये प्रश्न पूछने चाहिए और पूछा भी है। पूछा है वो कौन से 2 प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिन्हें 2025 में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में अंकित किया गया है? तो ये जो है बहुत बहुत सामान्य आंसर इसका, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र, इनको सम्मिलित किया गया है हाल ही में। वो दीपावली भी बताया था मैंने, उसको भी देख लेने के लिए, और साथ में इस तरफ और भी जो है लखनऊ के बारे में बात भी किया था मैंने, उसमें जो शिवाजी जी के जो है तो किले बनवाए उन सबको भी। मगर हाँ उसी में से ये प्रश्न पूछ दिया, चलो एक कम से कम अच्छी बात हुई है ये। तो उत्तर कौन सा आ गया इसमें? 47 का बी। 48, ये जो है इन्वायरमेंट का प्रश्न है एक्चुअल में, ये एनवायरमेंट का प्रश्न है। अब इसमें देखो खाद्य श्रृंखला की विभिन्न पोषी स्तरों में ऊर्जा स्थानांतरण का अध्ययन, मतलब उसमें कह रहे हैं कि जो एक कोई पोषण, एक कोई जीव है उससे दूसरे जीव, फिर दूसरा ऐसा जो घास, और उसके बाद फिर चलो उसमें घास के बाद चलो उसमें क्या बोलते हैं, चलो उसमें कोई भी जो है, उसमें कोई भी जो घास फूस खाते हैं उनकी बात, बकरी बकरी बात कर ली, उसके बाद फिर उसको जो खाता है उनकी बात कर ली। तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई उसमें जो ऊर्जा स्थानांतरण का अध्ययन जो करते हैं एक पोषी से दूसरे पोषी में जो हो रहा है उसको क्या कहते हैं? तो ये इसको कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। इनको कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। उत्तर कौन सा आ गया? बी। अगला प्रश्न 49 नंबर के, इसके बाद एक ही लास्ट प्रश्न और बचेगा मेरे पास में। तो ये जो है इजी प्रश्न है देखा जाए तो, मगर इजी भी नहीं कह सकते क्योंकि वर्तमान में तो जीआई टेक के बारे में प्रश्न पूछ रखा है। जीआई मतलब जियोलॉजिकल जो जियोग्राफिकल जो इंडिकेटर जो होता है उसके बारे में। और ये जो है भारत सरकार जो है उसकी एक संस्था है चेन्नई में उस तरफ, वो एक्चुअली में जीआई टेक की मान्यता देता है। तो अब वर्तमान में तो जो है अभी 600 से अधिक जीआई टेक जीआई इंडिकेटर हमारे पास में है। छत्तीसगढ़ में भी काफी सारा जीरा फूल वगैरह भी, चावल वाल भी उसमें है। अब उसे पूछ रहे कि सर्वप्रथम भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ था किससे, किस उत्पाद को? ये बहुत सामान्य सा है, अगर थोड़ा दिमाग में होगा तो दार्जिलिंग चाय। ये जो है 2004 में इस प्रकार से शुरू किया गया था, 4-5 में जो है। तो ये दार्जिलिंग चाय को जो है सबसे पहले जो है जीआई टैग का सम्मान मिला था। तो उत्तर कौन सा आ गया? ए। अब इसके 50वें नंबर का जो प्रश्न है वो तो जो है कह सकते हैं कि बड़ा खतरनाक प्रश्न भी है और ये संकेत दे रहा है आगे के लिए कि भाई पीएससी जो है यहां तक ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखो अभी हाल ही में जो है ये
21 नवंबर को जो है मेरे ख्याल से 2025 में ये जो है भारतीय जो है जो 4 जो न्याय संहिता है उनको लागू किया था। ये उसी के प्रावधान के बारे में पूछ रखा है। तो श्रम संहिता जो लागू किया था हाल ही में, उसमें मेरे ख्याल से 21 नवंबर को लागू किया था 2025 में, उसी के बारे में पूछ रखा है। नए श्रम संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ये तो जो है मैंने मुझे पढ़ता हूं तो ध्यान में है मुझे ये, उसमें 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में संकलित किया गया। ये बिल्कुल सही बात है। पहली स्टेटमेंट सही, बिल्कुल सही। दूसरा, नियोक्ता को 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी श्रमिकों को निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच प्रदान करना अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है। 1 और 2 दोनों सही हो गया। उसके बाद तीसरी बात है, न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष में की जानी है। यहां भी बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल सही बात है। तीनों बातें बिल्कुल सही है। इसका मतलब 1, 2 और 3 इसमें सही है। अब यहां पर क्या दे रखा है? अब देखो, अब यहां पर चौथे नंबर वाला विकल्प उपरोक्त सभी है ही नहीं है। जब ऊपर के 3 सही है, इसका मतलब 1, 2 और 3 सही आने वाले हैं। बी उसके उत्तर होने वाला है। बी क्यों गलत है उनको देख लेते हैं। महिला श्रमिकों के लिए 24 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश, प्रसूति सहायता जिनको हम कहते हैं संविधान में, उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 24 सप्ताह का, मगर भाई ये 24 सप्ताह का नहीं, ये जो है एक्चुअल में 26 सप्ताह का है। 26 सप्ताह का है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उत्तर कौन सा आ गया? 1, 2 और 3 सही। तो ये तो रहा एक्चुअल में कि अभी जो सीजीपीएससी 2025 में जो प्रश्न पूछे हैं, सीजीपीएससी 2025 में जो प्रश्न जो पूछे हैं पेपर 1 में जो है जीएस पार्ट में भाग 1 के अंतर्गत, उसमें 50 क्वेश्चन मैंने इसमें डिस्कस किया। तो इसमें जो है ये मेरा जो अब तक जो अनुभव रहा है उसके बेसिस पर, और जो मैं प्रमाणिक किताब जो यूज करता हूं मैं खुद, और अपने सोर्सेस तो यूज करता हूं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो मैं देखता हूं उनमें से, तो मेरा अनुमान है कि इस प्रकार से जो है इसके उत्तर हो सकता है। और इसमें अगर मान लो जो है कमीशन की तरफ से हो सकता है जो देगा फाइनली उसी को मानना होता है, मगर हाँ मैंने अपनी जो है बेस्ट नॉलेज में जो है ये प्रयास किए हैं। और यदि मान लो जो है सच में अगर कोई लगता है कि हाँ कुछ इलॉजिकल अगर मुझसे मिस्टेक हो भी गया होगा तो फिर उनको करेक्ट किया जा सकता है। तो ये जो है आज के सेशन में, और मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा कि जैसा कमीशन का प्रश्न पूछने का तरीका बदल रहा है, अगर आप बेहतर तैयारी चाह रहे हैं और निश्चित रूप से अगर तैयारी अगर आप इस बार के एग्जाम में बहुत अच्छा गया है, निश्चित रूप से कॉन्फिडेंट है, तो मुख्य परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार कीजिए और अच्छे से दायरे से पढ़ करके समझ करके तैयार कीजिए, और अपना खुद का जो है बहुत ईमानदारी पूर्वक मूल्यांकन करके अपनी रणनीति जो है और अपने हिसाब से डिसाइड किया जा सकता है ये। तो ये तो रह गया आज का हमारा जो है इसमें, इस सेशन में मैंने थोड़ा सा लंबा सेशन भी चला, मगर हाँ इसमें 50 क्वेश्चन लेने थे हमें, तो वो हमने कवर किए। तो अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।